नमस्कार पाठ में आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार IQ पर आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। हम लोगों ने पॉलिटी को पढ़ना शुरू किया था और पॉलिटी में हम लोग प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में पढ़ना शुरू किया है। प्रमुख अनुच्छेदों का मतलब कि 1 से लेकर के 100 जो 395 अनुच्छेद हैं उनके एक एक अनुच्छेद के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और वन शॉट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ताकि एक बार आपको ये रिवीजन हो जाए, ताकि आप जो भी एग्जाम में बैठो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और एक बार मैं आपसे ये जरूर चाहूंगा कि आप आकर के एक बार जरूर इस वीडियो को देखो और सराहो इसको, और हाँ, थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप जो बड़े प्लेटफॉर्मों को काम को आप सपोर्ट करते हो, आप थोड़ा आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब कुछ नहीं बिगाड़ेगा आपका, लेकिन हाँ, एक जो परिवार जो होता है, ये परिवार जो होगा आपके आने से ये परिवार थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, और जिससे आप मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे एनर्जी आएगी, और जो आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आप एग्जाम से परे ना रह जाओ, आपके लिए भी ये कारगर रहेगा। ठीक है, एक बार आप भरोसा मुझ पर करोगे फिर बाद में आप पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देर ना करते हुए प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। प्रमुख अनुच्छेद के बारे में, ठीक है, देखो प्रमुख अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 अनुच्छेदों के बारे में, और तो उसके बाद तो हम लोग कल जो पढ़ा था तो 105वें अनुच्छेद पे हम लोग थे, और आज जो हमारा अनुच्छेद रहेगा, ठीक है, आज जो हमारा पार्ट कौन सा है, ये हमारा पार्ट आज जो है ये हमारा पार्ट 4 है। ठीक है, पार्ट कितना है, पार्ट 4 है, और इसमें आपको देखने को मिलेगा। आज देखते हैं हम लोग कि हम लोग क्या क्या पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट 4 है, और ये कितने भी पार्ट बन जाएं लेकिन आपको आना है, इसमें देखना है। मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ, 30 से 35 मिनट की वीडियो होती है। ठीक है, मैं एक दिन मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं प्रयास जरूर करूंगा कि एक दिन मैं इसका मैराथन ले लूं। और हाँ, एक मैं बात किया हूँ एक जगह जहाँ पे मुझे डिजिटल बोर्ड 2 घंटे के लिए एक मिल गया है, और वहां पे मैं एक वीडियो शूट कर दूंगा। ये आपको अनुच्छेद का ये आपको तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे, कौन सा आर्टिकल, हमारा आर्टिकल जो आ जाता है 106वां आर्टिकल क्या, अनुच्छेद 106 क्या कहता है ये हम लोग देखेंगे। सदस्यों के वेतन और भत्तों की बात करता है। ये सदस्यों, कौन से सदस्यों, लोकसभा राज्यसभा या जो भी काम कर रहे हैं उन सदस्यों के वेतन की बात, सदस्यों की वेतन और भत्ते की बात करता है। वेतन और भत्ते की बात किया जाता है, वेतन और भत्ते की बात किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद कितना 106। फिर उसके बाद हमारा आर्टिकल आ जाता है कौन सा, 107। हमारा अनुच्छेद कितना, हमारा आर्टिकल कौन 107 आ जाता है। 107वां अनुच्छेद क्या कहता है, पुनः स्थापन और परिषद किए जाने संबंध में उपबंध। ठीक है, विधेयक के पुनः स्थापित किए जाना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है कि विधेयक है, विधेयक के पुनः स्थापित और पारित किया जाना उसके संबंध में ये बात क्या करता है। हमारा आर्टिकल कौन सा आ जाता है, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करता है। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करता है। आर्टिकल 109 क्या कहता है, ये भी हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 109 क्या है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ठीक है, धन विधेयकों के विषय में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयकों के विषय में विशेष प्रक्रिया की बात करता है। ठीक है, ये आर्टिकल 110
अनुच्छेद 110 क्या कहता है, ये आप लिखो। 110 क्या कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है। ठीक है, सॉरी भैया, सॉरी सॉरी। धन विधेयक, विधेयक सबसे, ठीक है। धन विधेयक, धन विधेयक की परिभाषा, परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है। आर्टिकल 111, अनुच्छेद 111 क्या कहता है, ये भी आप लिखोगे, ठीक है। जो विधेयक पर अनुमति, विधेयक पर अनुमति, विधेयक, विधेयक पर अनुमति, अनुमति, विधेयक पर अनुमति, ठीक है। आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112 क्या कहता है, अनुच्छेद 112 है तो ये क्या कहता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। वार्षिक, वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण, विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। फिर उसके बाद हमारा आर्टिकल कौन आ जाता है, 113, अनुच्छेद 113, ठीक है। अनुच्छेद 113 क्या कहता है कि संसद में प्राकलनों के जो संबंध में प्रक्रिया, संसद में, संसद में प्राकलनों, प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया की बात करता है। आर्टिकल 114, अनुच्छेद 114 क्या कहता है, ये भी आप लिखोगे। अनुच्छेद 114 क्या कहता है कि विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक की बात करता है, विनियोग, विनियोग विधेयक, ठीक है, विधेयक, विनियोग विधेयक, ठीक है, विनियोग विधेयक। यहाँ पे आर्टिकल हमारा 115, अनुच्छेद 115 क्या कहता है, ये भी आप लिखो, ठीक है, ठीक है। तो पुनरूपण, पूरक, अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान, अनुपूरक, पूरक, अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त और अधिक अनुदान, अधिक अनुदान की बात करता है, अधिक अनुदान, अधिक अनुदान की बात करता है, अधिक अनुदान की बात करता है, ठीक है। और अनुच्छेद 116 लोक जो है लेखानुदान होगा, प्रत्यानुदान होगा और अपवादानुदान होता है, ठीक है। ये आर्टिकल 116, आर्टिकल 116 जो है तो ये कहता है लेखानुदान, लेखानुदान, लेखानुदान हो गया। फिर के बाद कौन है, लेखानुदान हो गया, जो है प्रत्यानुदान हो गया, प्रत्यानुदान हो गया, अपवादानुदान हो गया, ठीक है। लेखानुदान, प्रत्यानुदान, लेखानुदान हो गया, प्रत्यानुदान हो गया और अपवादानुदान, अपवादानुदान, दान, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद हमारा आर्टिकल कौन आ जाता है, आर्टिकल 117, अनुच्छेद 117 क्या कहता है, ये भी आप लिखोगे। अनुच्छेद 117 क्या कहता है, लिखो आप, क्या कहता है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। क्या कहता है कि वित्त, वित्त विधेयकों, विधेयकों के बारे में संबंध, प्रबंध, ठीक है, वित्त विधेयकों के बारे में वो क्या कहता है, उपबंध, बारे में विशेष उपबंध, विशेष, विशेष उपबंध, ठीक है, विशेष उपबंध की बात करता है। फिर इसके बाद हमारा आर्टिकल कौन, 118, अनुच्छेद 118 क्या कहता है, ठीक है, अनुच्छेद जो है प्रक्रिया के नियम है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है और इसमें वित्त विधेयक की प्रक्रिया के नियम दिए गए हैं, प्रक्रिया के, प्रक्रिया के नियम है, नियम है कि ये वित्त विधेयक किस प्रक्रिया के द्वारा पेश होगा, पेश होगा, ये भी आप ध्यान रखोगे, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है, ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे, बस याद रखिएगा, ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी, चाहे आपकी हो या मेरी हो। आप देख रहे हो मैं हाथ से लिख रहा हूं और आप इसको लिखोगे और आप इस एक बार इस सारे अनुच्छेदों को देख लोगे, याद रखना ये आपके जीवन को बदल देगा।
पॉलिटी में जो बनने वाला सवाल होता है वो आप जरूर इसको कर लोगे, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको, ठीक है। आओ, आ जाओ, आ जाओ, ठीक है। अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद 119। अनुच्छेद कितना? 119। आर्टिकल 119 क्या कहता है, ये देखो अनुच्छेद 119 क्या है? संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय विनियम, ठीक है। संसद में वित्तीय जो वित्तीय कार्य संबंधी नियम, ठीक है, विनिमय, ठीक है। संसद में वित्तीय 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 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया, वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया 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 ठीक है, प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियम, प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियम विनियम की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 120 क्या कहता है, ये भी आप लिखोगे, थोड़ा जल्दी आप लिखोगे। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद 120 है, तो ये संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद 121 क्या कहता है, ये भी आप लिखोगे, ठीक है। ये संसद में चर्चा पर निर्बंधन क्या है? निर्बंधन है। संसद में चर्चा पर निर्बंधन, संसद में चर्चा पर निर्बंधन, ठीक है, निर्बंधन। अनुच्छेद 122 क्या कहता है, ठीक है, कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाए, कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न की जाए, कार्यवाहियों की जांच न की जाए, ये बात करता है। अनुच्छेद 123 क्या कहता है, ये भी आप लिखोगे। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? कि संसद में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याप्ति करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। विश्रांति काल में संसद में विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, जो है अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, इसकी बात करता है, ठीक है। और अनुच्छेद 124 हम लोग आ गए हैं, अब कहाँ पे? उच्चतम न्यायालय पे, ठीक है। अनुच्छेद 124 क्या है? उच्चतम न्यायालय में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। और ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात करता है। अनुच्छेद 125 क्या कहता है, ये भी आप लिखोगे। अनुच्छेद 125 क्या है कि अनुच्छेद नहीं, अभी 125 से मत आओ, अभी 125 में नहीं, इसके क ख ग है। अनुच्छेद 124 क है। अनुच्छेद 124 क्या कहता है, क क्या कहता है, ये लिखोगे, ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति
नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 124 ख, अनुच्छेद 124 ख, ठीक है। अनुच्छेद 124 ख जो है ये क्या कहता है कि ये आयोग के कार्य, आयोग के मतलब इसी के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में, और आयोग के कार्य, अनुच्छेद 124 ख जो कहता है वो आयोग के कार्य, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के कार्य की बात करता है कि आयोग के कार्य, आयोग के कार्य, ठीक है, कार्य के बारे में बात, कौन से कार्य, कौन किसके किसके कार्य के, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के कार्यों की बात कर रहा है अनुच्छेद 106 जो है किसमें 24 ख में, अनुच्छेद 124 जो ग, अनुच्छेद 124 ग क्या कहता है ये भी आप लिखोगे, ठीक है। ग क्या कहता है, संसद की संसद को कानून बनाने की शक्ति, संसद को कानून बनाने की शक्ति, संसद को कानून बनाने की शक्ति, बनाने की शक्ति, ठीक है, शक्ति की बात करता है। फिर उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं अनुच्छेद 125 पे, अब हम लोग आ जाते हैं अनुच्छेद 125 पे। अनुच्छेद 125 क्या कहता है कि न्यायाधीशों के वेतन आदि की बात करता है कि न्यायाधीशों की न्यायाधीशों की वेतन की बात होती है। अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 126 क्या कहता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात करता है। फिर इसके बाद आगे आ जाते हैं कौन, 127, अनुच्छेद 127, ठीक है। अनुच्छेद 127 क्या कहता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। ऐसे ही होगा, ठीक है। नियुक्ति तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 128 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, क्या कहता है कि ये देखोगे उच्चतम न्यायालय की बैठकों में, उच्चतम न्यायालयों की बैठक में, उच्चतम न्यायालय की बैठक में कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की उपस्थिति कि जो उच्चतम न्यायालय की जब बैठक हो जाएगी, उच्चतम न्यायालय की जब बैठक होती है तो उसमें जो सेवानिवृत्त जो पद से हट गए हैं उनकी नियुक्ति की बात करता है, ठीक है, उनकी नियुक्ति की बात करता है, ठीक है। ये भी याद रखोगे, ये भी आप याद रखोगे, इसको लिखोगे आप, ठीक है। राइटिंग ठीक है और बढ़िया क्लियर आ रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करो जल्दी से आप, ये आशा करता हूं नोट कर लिया होगा, ठीक है, बहुत अच्छी, शाबाश। आओ आ जाओ आगे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अनुच्छेद 129, आर्टिकल 129, आर्टिकल 129 क्या कहता है ये आप लिखोगे, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अभिलेख न्यायालय होना
होना, ठीक है, ये बात करता है। अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 130 क्या कहता है ये भी आप देखोगे, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का स्थान की बात करता है। उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या होता है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131, ठीक है, कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता, उच्चतम न्यायालय की, न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता, आरंभिक, आरंभिक आधिकारिकता, आधिकारिकता, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता, ठीक है, अधिकारिता, अधिकारिकता या अधिकारिता होगा, ठीक है। अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131 क, अनुच्छेद 131 क की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 131 क ये क्या कहता है कि केंद्रीय, देखोगे ये निरस्त हो गया है, ठीक है। केंद्रीय अधिकारियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार ये निरस्त है, ये निरस्त कर दिया गया है। तो ये अधिकार जो है ये निरस्त हो गया है, ठीक है, ये निरस्त है, ये निरस्त कर दिया गया, ये निरस्त, ये निरस्त है। पर इसमें क्या था ये भी आप लिख लो, ये इसमें पर ये क्या था इसमें आप लिख लो, ठीक है। क्या था कि केंद्रीय अधिकारियों को, अधिकारियों की, केंद्रीय अधिकारियों की, कह रहा है केंद्रीय अधिकारियों, केंद्रीय अधिकारियों की, केंद्रीय अधिकारियों की, कह रहा है केंद्रीय अधिकारियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित, संबंधित अधिकारियों की वैधता, वैधता से संबंधित, संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार, सर्वोच्च, सर्वोच्च, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार, विशेष अधिकार, विशेष अधिकार ये होगा। लेकिन ये निरस्त कर दिया गया, ये क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। विशेष जो क्षेत्राधिकार की बात करता है तो इसका विशेष क्षेत्र, विशेष क्षेत्राधिकार यहाँ पे लिखोगे सहज होगा, विशेष क्षेत्राधिकार की बात करता है। लेकिन ये क्या कह दिया? ये निरस्त कर दिया गया है, ठीक है, निरस्त है। अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 132 क्या कहता है कि कहता है कुछ मामलों में जो उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिकता होती है, अपीली अधिकारिका, अधिकारिता, ठीक है। कुछ मामलों में, कुछ मामलों में, कुछ मामलों में, मामलों में उच्चतम कुछ मामलों में, ये कह रहा है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से, उच्चतम नहीं है, उच्च न्यायालयों से, उच्च न्यायालयों, न्यायालयों से अपीली, अपीलीय, अपीलीय जो अपीलीय, अपीलों में, अपीलों में, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, अपीलों, कुछ मामलों में, मामलों से अपीलों, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीली, अपीलों में, अपीलों, अपीलों से उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालयों की अपीली, अपीली, अपीली अधिकारिता, अधिकारिता, अधिकारिता की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 133 क्या कहता है? ये लिखोगे कि उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों, अपीली अधिकारिता, ठीक है। उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित है, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय से अपीली विषय, अपीली, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित है, उच्च न्यायालय में सिविल विषयों पर ये संबंधित है, ठीक है। उच्च न्यायालय में ये
उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीली, सिविल विषयों से संबंधित, उच्च न्यायालय में सिविल सिविल विषयों सिविल विषयों पर अपीलों से उच्च न्यायालय में सिविल विषयों पर अपीलों से उच्चतम न्यायालय के अपीली का अधिकारिता, ठीक है, कि वो सिविल विषय भी उच्चतम न्यायालय देख सकता है। उच्च न्यायालय सिविल विषय देखता है, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय भी इस विषय को देख सकता है। अनुच्छेद 134 अनुच्छेद 134 क्या कहता है, ये आप लिखोगे। दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, दंडित विषयों में उच्चतम न्यायालय का अपीली अधिकारिता की बात करता है, ठीक है, चालू है। और फिर उसके बाद 135 अनुच्छेद 135 क्या कहता है, ये आप देखोगे, ठीक है। फिर ये सुनो, यहां आ जाओ, 134 को अनुच्छेद 134 को क्या कहता है, कहता है कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र की बात करता है। अनुच्छेद 135 क्या कहता है, लिखोगे, ठीक है, कि विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता, विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता, विद्यमान, ठीक है, ये फेडरल अपीली की अधिकारिता किसका कहता है, कि अब जो फेडरल न्यायालय की अधिकारिता, फेडरल न्यायालय की अधिकारिता की बात करता है, फेडरल न्यायालय की अधिकारिता की बात करता है। और फिर अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग, तब देखो ना, और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा, और शक्ति और जो शक्ति मिल रही है उच्चतम न्यायालय का प्रोक्तव्य होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 136 है। अनुच्छेद 136 क्या है, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत होनी चाहिए। अनुच्छेद 137 क्या कहता है, कि निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम
न्यायालय न्यायालय का विशेष इजाजत ठीक है, इजाजत होनी चाहिए। अनुच्छेद 138 अनुच्छेद 138 क्या कहता है, ठीक है, कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि, 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 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। अनुच्छेद 139 क्या कहता है कि अनुच्छेद 139 कहता है रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, कि रीट जो होता है, रीट निकालने की उच्चतम न्यायालय का प्रदत्त, ठीक है। तो इसके बाद आगे चल जाते हैं, 40 तक हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 हम यहां से मिटाऊंगा, अनुच्छेद 2 आपको यहां से लिख लेना है, ठीक है, 2 मिटाऊंगा, 2 लिख लेना है। अनुच्छेद कौन सा, 39, अनुच्छेद 139 को यहाँ पे लिखोगे। एक बार मैं देखना चाहूंगा क्या फिट है, बैठ रहा है, फिट है, हाँ बढ़िया है, बेहतर है, ठीक है। तो अनुच्छेद 139 को जो है, अनुच्छेद 139 को क्या कहता है कि अनुच्छेद 139 को कहता है कुछ मामलों का अंतरण होगा, जो ये कहता है ना रिट निकालने की उच्चतम न्यायालय का प्रदत्त है, तो इसमें कहता है कि कुछ मामलों में, जैसे कुछ मामलों का अंतरण होगा, अंतरण की बात होती है, कुछ मामलों का अंतरण होगा। और फिर इसके बाद अनुच्छेद 140 की बात होती है, ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अबंधकर होना। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि, उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि, क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय 40 उच्चतम न्यायालय अनुषंगिक शक्तियां, उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुषंगिक शक्तियां, ये नहीं है भैया, उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुषंगिक शक्तियां हैं, ये उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुषंगिक शक्तियां, अनुषंगिक शक्तियां, ठीक है, ये बात करता है। अनुषंगिक शक्तियां, उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियां, ये आप इसमें लिखोगे कि उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियां, ये संगिक कैसे होगा, अनुषंगिक शक्तियां। अनुच्छेद 40 यही कहता है कि उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियां, ये आप लिख लोगे, ठीक है। तो आज जो हमारा ये टॉपिक हुआ है 140, अनुच्छेद 140 तक, 105 से लेकर के अनुच्छेद 140 तक हम लोग इस अनुच्छेद को किए हैं। हम लोग वैसे तो हम लोग ये अनुच्छेद जो है, आज जो हम लोग अनुच्छेद किए हैं, लगभग 40 से जो है 42 अनुच्छेद तक किए हैं, क भी इसमें जोड़ा गया है। तो कैसे लगी वीडियो बताइएगा, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल। और लाइट भाग गई है, आप लोग तो मेरा स्ट्रगल देख ही रहे हो, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, हाँ जरूर थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ मेहनत कर रहा हूँ, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और हाँ इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल, नमस्कार पाठ।